नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं विवेक और आज की बड़ी खबर बता रही हैं सिरांधा। बिल्कुल विवेक, आज की बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर सुशांत मामले में ईडी ने बुलाया है रिया चक्रवर्ती को, साथ ही साथ उनके भाई को, और दोनों ईडी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। पूछताछ चल रही है। इसके अलावा आज रिया चक्रवर्ती के पिता से भी पूछताछ हो सकती है। हम आपको बता दें कि कई और लोग हैं जिनसे पूछताछ होगी। उनमें श्रुति मोदी का नाम शामिल है और इसके साथ ही कई और नाम शामिल हैं जिनसे की पूछताछ हो सकती है। तो 10 बजे का समय मुकर्रर था जब चहलकदमी बढ़ गई थी, गहमागहमी बढ़ गई थी और हलचल बढ़ गई थी इस बात को लेकर कि ये लोग ईडी दफ्तर जा रहे हैं। लेकिन 3 नाम जो इस पूरे मामले के रीढ़ माने जा रहे हैं, जिसमें रिया खुद हैं, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि रिया के भाई से 18 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद भी बहुत कुछ ऐसा बचा है जिसके बारे में ईडी जानना चाहती है। और ऐसे में ये कोशिश इस बार होगी कि किस तरीके से सारे राज उगलवाए जा सके, क्योंकि संदेह का जो घेरा है, खासकर जिन कागजातों की बात की जा रही है, जिनके लिए बार बार शोभिक चक्रवर्ती को घर भेजा गया कि आप उन कागजातों को लाइए, डिटेल्स लाइए, उसके बाद पूछताछ होगी। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। लेकिन अब जो ईडी पूछताछ कर रही है, हो सकता है कि अलग अलग कमरों में ना होकर एक ही जगह बिठाकर भी पूछताछ हो। तो ये पूछताछ का क्रम कैसे चलेगा, इस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारी नजर बनी रहेगी और हम बताएंगे एक एक बात कि आखिर क्या कुछ सवालात रिया से पूछे गए, क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है रिया से, और जाहिर तौर पर किसी तरह की फौजरी तो नहीं हुई है, इसका पता लगाने की पूरी कोशिश ईडी की तरफ से होगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन 10 सवाल जो अहम सवाल हैं कि आज ईडी क्या पूछ सकता है इन तीनों से, ये सवाल भी हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज कई सारे सवाल हैं। 10 सवाल उनमें से आपको बता रहे हैं। सुशांत की कंपनी का आखिर आईपी एड्रेस क्यों बदला गया, ये बड़ा सवाल है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आईपी एड्रेस बदला गया, आखिर क्यों। 7 अगस्त को भी आईपी एड्रेस बदला गया है। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब ईडी चाहती है। सुशांत के खाते से पैसे कैसे निकले आखिर। चलिए, इन सवालों के बाद भी बात खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। 15 करोड़ रुपए किसके पास हैं, ये सवाल तो ईडी जानना चाहती है। क्या परिवार वालों के पास है 15 करोड़ रुपए, इसका भी पता लगाना ईडी का काम है। ईडी इसी को लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा किस साल कितना इनकम टैक्स दिया, ये भी पूछताछ में शामिल है। ईडी ने क्या 10 सवाल तैयार किए हैं। 2 साल में क्या क्या किया निवेश, किधर किधर निवेश किया, किन किन जगह निवेश किया, कंपनी का एड्रेस पिता के फ्लैट के एड्रेस पर आखिर क्यों है, ये कौन बताएगा। तो ये पूछताछ होगी। और सीए के बयान में अंतर क्यों है, दोनों के सीए से पूछताछ हुई थी, बयानों में अंतर है। ये 10 सवाल हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब ईडी चाह रही है। और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि रिया और उनके परिवार के लोग, चाहे फिर शोभिक हो, उनके पिता हो, किस तरह से उसको जवाब दे पाते हैं, किस तरह से संतुष्ट कर पाते हैं ईडी को। कई और सवाल हैं जो कि इस वक्त उठ रहे हैं। हम आपको बताएं दरअसल क्यों सवाल उठ रहे हैं। रिया और उनके सीए के बयानों के बीच काफी अंतर पाया गया और इसी वजह से पूछताछ चल रही है। रिया से ईडी ऑफिस में पूछताछ चल रही है। बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और दस्तावेजों के साथ पहुंची हुई है रिया और उनके भाई। पहचान पत्र के साथ रिया को यहां पर बुलाया गया है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। आईटीआर से संबंधित दस्तावेज लेकर भी यहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई हैं। कंपनी का आईपी एड्रेस चेंज होने पर दरअसल सवाल होगा, 17 बार आखिर क्यों बदला कंपनी का आईपी एड्रेस, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानना चाहती है। तो सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस बदला गया, बच नहीं सकते हैं गुनाहगार, क्योंकि सवाल बहुत कड़े और बड़े हैं। सुशांत की कंपनी में रिया और शोभिक डायरेक्टर थे, तो जब डायरेक्टर थे तो पूरा हुलिया भी जानते होंगे। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ होगी, ये 18 घंटे के पार चले जाने वाली बात है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ होगी, जो अभी फिलहाल चुप हैं, लेकिन आज बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। और रिया और उनके सीए के बयान में जो अंतर है, यही संदेह पैदा करता है कि आखिर बयानों में अंतर क्यों है। आज आमने सामने बिठाकर ईडी इनसे पूछताछ कर सकती है, तो कौन क्या बोलता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से सुशांत के खाते से 15 करोड़ की निकासी कैसे हुई, किसने की, इसको लेकर सवाल होगा। पहली बार पूछताछ में रिया के जवाब संतोषजनक थे। इस बार क्या जवाब देती है। रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की जाएगी ईडी की तरफ से। रिया दूसरी बार ईडी के सामने आज पेश हो रही हैं और जाहिर है कई घंटों की पूछताछ उस दिन भी और आज भी
सीबीआई जल्द प्रमुख गवाहों से भी पूछताछ करेगी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। विवेक, बिल्कुल, तो ये रुपयों का ही क्या लालच था? अब सवाल इसके बाद ये जो 18, 19, 20 जो सवाल हैं ये हम सामने रख रहे हैं कि इतने एंगल्स पर जांच हो सकती है, उन तीनों से पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में और कुछ बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा और स्पष्ट ये हो जाएगा कि क्या जो रिया और सुशांत का रिश्ता था वो क्या पैसों के बिना पर खड़ा था? रिया एक एक कदम जो फूंक कर उठा रही थी, क्या दिमाग में उनके सिर्फ पैसे ही था? ये दिखाते हैं आपको। सुशांत आत्महत्या केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बन गई हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ रिश्ता सिर्फ रुपयों की लालच में बनाया था और उन्होंने सुशांत के करोड़ों रुपए ठग लिए। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक रिया और उनके भाई शौविक से पूछताछ की है। इस केस में अब ईडी रिया की अचल संपत्तियों की भी जांच करेगा। अब तक की जांच में जो पता लगा है उसके मुताबिक रिया के पास मुंबई में कई फ्लैट हैं। रिया और उनकी मां के नाम पर खार में 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है। रिया ने 2018 में यह फ्लैट 76 लाख रुपए में खरीदा था। स्टैंप ड्यूटी और दूसरे चार्ज मिलाकर रिया को यह फ्लैट 84 लाख का पड़ा था। फ्लैट का बाजार भाव फिलहाल 1 करोड़ रुपए है। रिया ने फ्लैट की कीमत का 10% शुरू में ही दे दिया था। रिया ने इस फ्लैट के लिए HDFC से 60 लाख का लोन लिया था। सुशांत की मौत की जांच में प्रवर्तन निदेशालय रिया की सभी संपत्तियों की जांच करने में जुटा है। इस फ्लैट के अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया के पास दूसरा फ्लैट सांता क्रूज में है। ईडी की जानकारी के मुताबिक रिया का दूसरा फ्लैट सांता क्रूज की जुहू तारा रोड पर प्राइम रोज बिल्डिंग में है। पहली मंजिल पर B102 नंबर के इस फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक 2019 में रिया सुशांत को यूरोप टूर के बाद इस फ्लैट में ले आई थी। रिया इस फ्लैट में परिवार के साथ कई साल से रह रही हैं। फिलहाल ईडी को पता लगाना है कि यह फ्लैट किराए पर लिया गया है या फिर सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और उसके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसीलिए ईडी रिया की चल अचल संपत्ति की जांच कर रही है। इस जांच में रिया के कुल 3 फ्लैट के बारे में अभी तक पता लगाया गया है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई में बताया जाता है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे इलाके में है। उल्वे के इस फ्लैट की कीमत अंदाजन 50 लाख रुपए बताई गई है। रिया के पास इतनी अचल संपत्ति होने से भी सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के पीछे है रिया का कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने जब रिया से पूछताछ की तो उनकी निजी चल अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी। उस वक्त रिया का जवाब यह था। रिया ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उनकी सालाना आमदनी कुल 14 लाख रुपए है, जबकि 2018 और 19 के साल में उन्होंने 65 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। इसके अलावा उनके पास 29 लाख रुपए की कीमत का एक फ्लैट है, 6 लाख रुपए की FD करा रखी है, बैंक खाते में कुल रकम 11 लाख रुपए है, घर में रखा कैश 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए के गहने उनके पास हैं और दूसरे फ्लैट के लिए डिपॉजिट 1 लाख रुपए जमा किया है। रिया ने अपनी सालाना आमदनी 14 लाख रुपए बताई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उनकी अचल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि एक फ्लैट उनके नाम पर है या किराए पर, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि इस केस में रिया पर ईडी का शिकंजा और कसने वाला है।
तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी का शिकंजा लगातार रिया के ऊपर कसता जा रहा है, उसके परिवार के ऊपर कसता जा रहा है। और इन सब के बीच लगातार रिया पहले छिप रही थी। ईडी से जब पूछताछ हुई उसके बाद वो पहुंची सोशल मीडिया की शरण में, पहुंची और उसके बाद कुछ बातें व्हाट्सएप के जो चैट से और कुछ हैंडराइटिंग बता रही हैं कि सुशांत की लिखी हुई कुछ चीजें हैं, उनको शेयर किया सोशल मीडिया पर और बताया इमोशनल पोस्ट सुशांत के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद तुरंत ही सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगा, क्या वाकई वो सुशांत की हैंडराइटिंग है जिसे रिया ये बता रही हैं? सुशांत और रिया की सनसनीखेज बातचीत, व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ सुशांत की मौत का सच। व्हाट्सएप चैट में बहन पर गुस्सा, रिया पर प्यार। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती एक ऐसी किरदार हैं जिनको लेकर बेहिसाब सवाल हैं, जिनके इर्द गिर्द शक की सुई लगातार घूम रही है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही रिया चक्रवर्ती उस हमराज में से एक हैं, जिनसे मिले सवालों के जवाब सुशांत केस की तमाम कड़ियों को खोल सकते हैं। यही वजह है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती सवालों के ऐसे भंवर में फंस चुकी हैं, जहां से वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहती हैं। और इसीलिए अब रिया चक्रवर्ती के वकील एक के बाद एक ऐसे दस्तावेज पेश कर रहे हैं जो सुशांत और रिया के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री सामने ला रहे हैं। सुशांत और रिया के बीच हुई ये व्हाट्सएप चैट भी उसी की बानगी है। पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनकी नोटबुक का एक पन्ना शेयर किया गया, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि यह सुशांत का ही लिखा हुआ पन्ना है। अब रिया की वकील की तरफ से एक व्हाट्सएप चैट जारी किया गया है, जिसको लेकर अब यह दावा किया जा रहा है कि यह अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का हिस्सा है। यह व्हाट्सएप चैट इसलिए सनसनी का सबब बनी हुई है क्योंकि सुशांत और रिया के परिवार के बीच अब तक जो कहानी सामने आई है, यह कहानी उससे कहीं अलग है। रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस चैट में सुशांत जहां रिया की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उसके परिवार को भी शानदार बता रहे हैं। तुम्हारा परिवार शानदार है, शोविक बहुत दयालु है, तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो, तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। इस व्हाट्सएप चैट में रिया और सुशांत के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखाई गई है जिसके आधार पर सुशांत केस की गुत्थी और उलझ रही है। मेरे स्वीट बॉय सो जाओ, जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी और शायद तब तुम चांद पर होगे। सुशांत और रिया के बीच हुई इस व्हाट्सएप चैट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कहानी यही है कि एक और जहां सुशांत रिया और उसके परिवार की तारीफ कर रहे थे, वहीं अपनी बहन को लेकर रिया के सामने ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मेरा बेबी कैसा है? ठीक नहीं हूँ, मेरी बहन अब सिड भाई को बरगला रही है, विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। यह बहुत निराशाजनक है। मीटिंग के बाद फोन करना। रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को उनकी बहनों और परिवार से अलग रखने के लिए शुरुआत से ही कोशिशों में जुटी हुई थी, जिसके चलते रिया ने सुशांत को प्रियंका के खिलाफ उस वक्त भड़काया था जिस वक्त 20 अप्रैल 2019 को वह उनके घर आई थी। ये वही दिन था जिस दिन शोभिक चक्रवर्ती के घर पर पार्टी हुई थी। इस पार्टी के दौरान नशे की हालत में प्रियंका ने रिया चक्रवर्ती को मॉलेस्ट किया था। इसके बाद से ही सुशांत और प्रियंका के बीच अनबन हो गई थी। उस पार्टी के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका पर भड़क उठे। तुम ये कर रही हो, इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो, शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो। माँ और ईश्वर देख रहे हैं, तुमने क्राइम किया है
और तुम घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। मैं वही करता रहूंगा जो मैं आज तक करता आया हूँ। इसके अलावा इस व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला कि सुशांत रिया के साथ अपनी बहन को लेकर खुलकर बात किया करते थे। वो अपनी बहन से जुड़ी कोई भी बात रिया से नहीं छिपाते थे। मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है, वाकई दुष्ट है। इसको सुलझा लेंगे। सुशांत की बहन और उनके परिवार की तरफ से लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस व्हाट्सएप चैट में यह बात भी सामने आई कि सुशांत रिया के भाई से भी अपनी बहन के बर्ताव को लेकर बात करते थे। उसने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मारा। मेरी बहन ने वो किया जिसे लड़के समझते हैं, नशे में किया होगा। तुम उसके विक्टिम कार्ड में फंस रहे हो। मेरी माँ ने मुझे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। माँ ने यह भी सिखाया है कि मैं सच के साथ बिना डरे खड़ा रहूं। अप्रैल 2019 की जो व्हाट्सएप चैट रिया ने शेयर की है, उसकी अपनी कहानी हो सकती है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की है। 22 मई 2020 की इस चैट को जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है, भाई आपको प्यार, आपको याद कर रही हूँ। गुड़िया दीदी आपको भी प्यार। ये बहुत अच्छा है। कितना सुंदर और शानदार परिवार। कृपया विशाल को मेरी हाय कहना और सभी को प्यार देना। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का केस अब एक ऐसा भंवर बन चुका है जो कई लोगों को अपनी जद में ले रहा है। यही वजह है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती के बचाव को लेकर उनके वकील उन सबूतों को खंगालने में जुटे हैं जिनकी बदौलत रिया और उनके परिवार को बचाया जा सके। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब संदीप का नाम सामने आ रहा है जो कि जिगरी दोस्त है सुशांत के। अब उनसे पूछताछ होगी और यह भी पता चला है कि उनके खाते में ही पैसे गए हैं, तो संदीप को ईडी समन जारी कर सकती है। बड़ी खबर, सुशांत का जिगरी दोस्त है संदीप। संदीप के खाते में लेन देन का मामला सामने आया है और संदीप से होगी लेन देन को लेकर अब पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर। तो अब संदीप भी संदेह के घेरे में है, उससे भी पूछताछ ईडी की तरफ से की जाएगी। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। न्यूज 18 अपडेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे बड़ी खबर की जो कि गोपालगंज से है। यहां पर एक डॉक्टर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि क्लिनिक पर फायरिंग भी की गई है और पर्चा फेंककर डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है यहां पर। और तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं, आप देख सकते हैं। ये वारदात उचकागांव थाना क्षेत्र के बदर जिमी बाजार की है, जहां पर शहर के नामी डॉक्टर ए के शर्मा के क्लिनिक सह आवास पर बीती रात एक बाइक पर दो अपराधी मुंह बांध कर आते हैं। गेट के पास आकर बाइक पर पीछे बैठा शख्स उतरता है, गेट के पास जाकर कैंपस में पर्चा फेंक देता है और फिर घर के शीशे पर फायरिंग कर देता है। उसके बाद भागने के दौरान भी अपराधी बाइक पर बैठकर 2 बार फायरिंग करते हैं। इसके बाद वो फरार हो जाते हैं। 2 हफ्ते पहले भी अपराधियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से उसी घटना को दोहराया जाता है। सीसीटीवी फुटेज अब इसका सामने आ गया है। और अगली खबर है शिवहर से, जहां के तरियानी गांव में आग लगी और 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शिवहर से, जहां के तरियानी गांव में एक बड़ी घटना घटी है और 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन जो नुकसान है उसका आकलन अब किया जा रहा है कि हजारों की संपत्ति जल गई है और अफरा तफरी माहौल के बीच में कोशिश की जाती रही। अग्निशमक दल के पहुंचने के बाद इस आग पर काबू पाया गया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया जा रहा है। 11:15 बजे से। कैसे आग लगा है? बिजली से नुकसान हुआ। 150 मन चावल गेहूँ और प्लस मछली
सारी दलहन उलहन और प्लस में खेत का कागज कुगज पैसा और 1.5 लाख रुपये थे और गहना गुड़िया और कपड़े लता तो कुछ भी नहीं बचा है। कुछ नहीं। चलिए अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव को लेकर दरअसल बिहार की राजनीति जो है वो गर्म है और विधानसभा चुनाव को लेकर जो बयानबाजी हो रही थी वो अब पंचायत चुनाव पर शिफ्ट हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने पंचायत चुनाव के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, निशाना साधा है, जबकि सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष चुनाव से इतना डर क्यों रहा है, जबकि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता। सामान्य परिस्थिति नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे हैं ये चुनाव संभव नहीं है। जिन्हें सत्ता की भूख सता रही है वो चुनाव चाह रहे हैं, जिन्हें बिहार की जनता की चिंता है वो चुनाव नहीं चाह रहे हैं। आप पंचायत उपचुनाव कराते हैं टेस्ट के रूप में, तो लंबित क्यों रखे हुए हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद का चुनाव और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद का चुनाव? क्योंकि उसके बूथ तो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होते हैं, इसके तो पंचायत में होते हैं। इनके वोटर हजारों में है, इसके वोटर सैकड़ों में बूथ पे होता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पे किसी न किसी का दबाव है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। उपचुनाव से कहीं न कहीं उस क्षेत्र के विकास का भी माध्यम जुड़ा आता है, इसलिए हो सकता है राज्य निर्वाचन आयोग ने उन चीज़ों को देखते हुए और वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया है। लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी विपक्ष को चुनाव से भागना नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर इसको करती है तो उसको होने देना चाहिए। आपको भी उसमें दो हाथ करना करिए। देखिए ये बरसात का मौसम है, बरसात में मेढक बहुत निकलता है और टर करता है, इसी विपक्षी नेता का हाल है। ये जो चुनाव है पंचायत स्तर का ये दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन ये चुनाव मतदाता तय कर देगा कि ये मतदाता तय करेगा कि विकास के साथ है या विनाश के साथ है। चुनाव तो देखिए लोकतंत्र में चुनाव होना ही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत स्तर का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, तो तय करती है जनता। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।